बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डेटरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि डेटरेंस का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या है। अगर आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगे तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो डेटरेंस होती क्या है? डेटरेंस एक ऐसी चीज़ है जो दो पावर्स के दरमियान होती है और उसका मकसद क्या होता है कि वॉर को प्रिवेंट करना। वॉर को क्या करना जनाब? प्रिवेंट करना, ताकि दो एडवर्सरीज़ के दरमियान दो एडवर्सरीज़ के दरमियान क्या हो? एडवर्सरीज़ के दरमियान वॉर को प्रिवेंट किया जा सके। ये डेटरेंस इस चीज़ का काम करती है। हुआ ये कि जब कोल्ड वॉर स्टार्टेड, कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी? जब आपका पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो है वो स्टार्ट हुआ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ? दो पावर्स हो गई और लोगों को लगता था कि पीस हो जाएगा अब। लेकिन होता क्या है जनाब? पीस नहीं होता और फिर एक नई जंग चल पड़ती है और पीस की जो ख्वाब था वो पीस का ख्वाब ही रह जाता है और एक नई जंग का आगाज़ हो जाता है। और वो जंग किसके दरमियान थी? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान स्टार्ट हो गई। अब इसका जो टेन्यूर है वो 1945 से 1991 है, इस दौरान हुई। और इसका विक्टोरियस कौन था? इस वॉर का जो विक्टोरियस कंट्री था उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका विक्टोरियस कंट्री था। जनाब, डेटरेंस की थ्योरी ने कोल्ड वॉर के दरमियान जन्म लिया और ये थ्योरी ये कहती है कि अगर एक कंट्री, फॉर एग्जांपल एक कंट्री बी, एक दूसरे कंट्री ए के साथ वॉर को स्टार्ट ना करे क्योंकि उसको ये ख़तरा हो कि मेरे वॉर या मेरे अटैक करने के बाद जो कंट्री ए है, ये जो हमारा कंट्री ए है, ये इतना बड़ा रिस्पॉन्स देगा कि अटैक से जितना गेन हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान जो रिप्राइजल होगा या फिर काउंटर अटैक होगा एक ही तरफ से, ये उसकी तरफ से होगा। अब हुआ ये था, डेटरेंस की जो थ्योरी हमारे इमर्ज होना शुरू हुई पोस्ट कोल्ड वॉर में, उसकी वजह थे न्यूक्लियर वेपन्स। क्या थे? न्यूक्लियर वेपन्स। अब न्यूक्लियर वेपन्स जनाब, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर अमेरिकन जो हैं वो 2.5 बिलियन रुपीज़ को इन्वेस्ट करते हैं। उनको ख़तरा होता है कि जर्मनी वाले जो है वो वेपन्स बना लेंगे, क्योंकि आइंस्टाइन उस वक्त जर्मनी से माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आ गया था और उसने बताया कि जर्मन्स ने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया। अमेरिकन ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट किए और उन्होंने एटमी हथियार बना लिए। एटमी हथियार बनने के बाद उनका इस्तेमाल हुआ और हैरी ट्रूमैन साहब थे उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या किया जनाब? नागासाकी के ऊपर 2 बम गिराए जिसमें इंस्टेंटली कोई 1,80,000 आदमी मर गया। ठीक है जी, 1,80,000 आदमी मर गया। अब होता यह है कि जनाब मोहतरम, जब ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद एक थ्योरी आती है कि जब होता ये है कि यूएसएसआर भी ऐसा करता है, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेता है अमेरिका के बाद। उसके बाद वो हाइड्रोजन बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन करके एक वो भी बन जाता है वर्ल्ड पावर, न्यूक्लियर पावर। तो फिर एक थ्योरी जन्म लेना शुरू कर देती है। रॉबर्ट ओपनहाइम कहता है, रॉबर्ट ओपनहाइम, वो एक किताब थी जो ये मौजूद है जी एटमी बम का। ये कहता है कि आज मैं डिस्ट्रक्शन बन गया हूँ। आज मैं क्या बन गया हूँ? डिस्ट्रक्शन बन गया हूँ। दुनिया की तबाही मैंने आज अपने हाथ से लिख ली। लेकिन बहुत सारे और जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसमें रॉबर्ट वाइन, उसके साथ बर्नार्ड बोर्ड और फिर आपका केनेथ वॉल्ड्स जो कि मशहूर हैं, केनेथ वॉल्ड्स। ये सारे कहते हैं कि अब वॉर नहीं होगी और न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो क्या करेंगे? पीस का एक काम करेंगे कंट्रीज़ के अंदर। और फिर हम देखते भी हैं कि अमेरिकन जो हैं वो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आई बॉल टू आई बॉल आ जाते हैं एक दूसरे के करीब और न्यूक्लियर वॉर होने ही लगती है। लेकिन फिर उनका जो है वो क्या हो जाता है जनाब? ये न्यूक्लियर वेपन, ठीक है,
और ये जनाब न्यूक्लियर वेपन, ये न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सचेंज अगर हो जाता तो क्या होता, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन होती, ऑब्लिटरेट हो जाते दोनों कंट्रीज। तो वो फिर डिटरेंस वर्क करती है और ये कहती है कि नहीं जनाब, ये जो है वो बिल्कुल गलत काम है, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से डरते थे कि ज़्यादा तबाही हो जाएगी। तो इसको हम डिटरेंस कहते हैं कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे हमला ना करना इस डर से कि दूसरा कंट्री जब रिस्पांस देगा तो वो रिस्पांस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, इसको डिटरेंस कहते हैं। जनाब होता ये है कि ये जो डिटरेंस है आपकी, डिटरेंस, इसके वर्क करने के लिए भी 3 इंग्रेडिएंट्स बड़े ज़रूरी हैं जनाब। अगर ये इंग्रेडिएंट्स ना हो आपकी डिटरेंस जो है वो वर्क नहीं करती। अगर ये प्रेजेंट हों ये तीनों इंग्रेडिएंट्स, तो आपका जो डिटरेंस है ये वर्क करता है। और वो कौन कौन से हैं जनाब, उन 3 इंग्रेडिएंट्स की तो हम बात करेंगे अभी। पहला इंग्रेडिएंट है जनाब आपका कम्युनिकेशन, दूसरा इंग्रेडिएंट आपका है कैपेबिलिटी, और तीसरा इंग्रेडिएंट आपका क्या है, विल। इसको विल भी कह सकते हैं आप। अब कम्युनिकेशन, कैपेबिलिटी और विल, ये 3 एक इंग्रेडिएंट हैं जिनका होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप अपनी डिटरेंस को वर्क करवाना चाहते हैं। कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। 1974 में इंडियंस के पास आ गए, हमने फिर अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया और 1998 तक हमने फिर धमाके करके हमने कह दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो कैपेबिलिटी 2 कंट्रीज़ की साउथ एशिया के अंदर बन गई। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी है। इंडिया वाले भी अपने जो उनकी ग्रैंड आइडियोलॉजी है रीजन की, ग्रैंड आइडियोलॉजी, उसके कंटेक्स्ट में वो ये बात करते हैं ना कि हम क्या करेंगे, हम 2 मिनट के अंदर अटैक करके पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। पाकिस्तान तो बड़ा छोटा है। और पाकिस्तानी भी ये रियलाइज़ करवाते हैं बार बार कि हमने कोई जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये कोई दिवाली पे चलाने के लिए नहीं रखे हुए, ये किसी महल्ले की शादी में चलाने के लिए नहीं रखे हुए, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन भी आपका जनाब बन जाता है कि वॉर हो सकती है, दोनों के दरमियान वॉर हो सकती है। वो कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी ये, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई मिस कैलकुलेशन ना कीजिएगा। तीसरी बात है विल। विल ये होती है जनाब कि आप किसी मौके पे रिस्पॉन्स दें और आप न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से पीछे ना हटें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंडियंस ने हमारा सर्जिकल स्ट्राइक्स, अगर उन्होंने कोई दावा कर भी दिया था या कोई चीज़ वो फेंक के गए भी थे तो हम चुप कर जाते कि न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन नहीं, हमने विल शो की डिफेंड करने की खुद को। हमने क्या किया, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, ठीक है, और उनका अभिनंदन पकड़ लिया। तो इसका मतलब है हमारे अंदर विल है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को भी कर सकते हैं, हम खुद को डिफेंड भी करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स भी चलाएंगे इफ़ इट इज़ एसेंशियल। अगर ये ज़रूरी है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जनाब 3 इंग्रेडिएंट्स जब होते हैं तो तभी आपकी डिटरेंस वर्क करती है। अब कोल्ड वॉर तो एंड होगी, कोल्ड वॉर के बाद फिर डिटरेंस को स्टडी करने के लिए जो इंटरनेशनल थिंकर्स हैं उनके लिए एक बेस्ट स्पॉट बन गया आपका साउथ एशिया। क्या बन गया जी, साउथ एशिया। और साउथ, तो डिटरेंस दोनों के दरमियान अभी मौजूद है, आज तक जो वर्क करती रही है वो फिर उसमें उस डिटरेंस के वर्क करने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अहम रोल है, क्योंकि वो एक मीडिएटर के तौर पे काम करता रहा। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये समझता था कि दुनिया में जो पीस है, दुनिया में जो पीस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर फॉल करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर फॉल करती है। इस वजह से जनाब क्या हुआ, डिटरेंस वर्क करती रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब 2008 में मुंबई अटैक्स हुए थे तो क्या हुआ, इंडियंस वॉर करने पे विलिंग थे और बड़ा टेंस माहौल था उस वक्त। फिर वाशिंगटन ने ही प्रेशर किया, प्रेशर डाला कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं और आप जो हैं क्या करें, आप ऐसा ना करें। और पाकिस्तान पे भी जोर दिया कि वो ग्रुप्स जो टेररिस्ट हैं उनको अरेस्ट किया जाए। ये उसने क्या किया जनाब, ये वाशिंगटन ने ही प्रेशर डाला था पाकिस्तान। और उसके बाद जनाब होता क्या है कि फिर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्स देता है और इंडियंस भी क्या होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और
एक डिटरेंस जो थी वो जारी रहती है। क्योंकि डिटरेंस वर्क क्यों कर गई, क्योंकि एक थर्ड पार्टी अमेरिकन की सूरत में आ गई। लेकिन फ्यूचर के अंदर हो सकता है ये थर्ड पार्टी ना आए और ये डिटरेंस जो है वो फेल हो जाए। जनाब, जो पहला फैक्टर है जो कि डिटरेंस के फेलियर का बायस बन सकता है और वॉर का इनिशिएशन कर सकता है दो आर्क राइवल्स के दरमियान, वो क्या है जी? वो है जी टेररिज्म। जो टेररिस्ट हैं जब ये अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, तो इंडियंस जो हैं वो फिर रिस्पांस देते हैं। इंडियंस का रिस्पांस फिर ट्रिगर करता है कि पाकिस्तान भी क्या करे, रिस्पांस दे। और पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, चाहे वो पाकिस्तान रिस्पांस देता है अपनी जो रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको बचाने के लिए, या फिर जो डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारा बहुत ज़्यादा आ जाता है कि हम रिस्पांस दें, तो जनाब फिर पाकिस्तान रिस्पांस देता है और उस रिस्पांस के नतीजे में कोई मिस कैलकुलेशन हो सकती है जिससे फुल ब्लोन वार हो सकती है। तो जनाब उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स भी आपके यूज़ हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं यूज़। अगर कोई कंट्री जो है, दोनों में से एक, किसी दूसरे कंट्री की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला करे तो क्या हो सकता है जनाब? वॉर हो सकती है। तो टेररिज्म का जो मैनेस है, ये पहली चीज़ है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डेटरेंस है इसके फेलियर का बायस बन सकती है। तो दूसरा जनाब, इंडियन मिसकैलकुलेशन हो सकती है या फिर लीडरशिप आपकी अग्रेसिव हो। जब आपकी लीडरशिप अग्रेसिव होती है और कैपेबल नहीं होती तो वो इन थ्रेट्स को सीरियसली परसीव करने में फेल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहो कि आपका लीडर बैठा हुआ, वो कहे कि इन्होंने कौन सा रिटेलिएट करना है, ये कौन सा न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर देंगे अगर हम इनके ऊपर वॉर को कर भी देंगे एक लिमिटेड लेवल के ऊपर, ठीक है। तो फिर जब ऐसा कोई एक्शन होगा इंडिया की तरफ से, क्योंकि उनकी जो 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 रीजनल पैराडाइम है वो ये है कि अखंड भारत, या वो क्या करते हैं, वो इस रीजन को लेके चलना चाहते हैं, वो मूव करना चाहते हैं खुद। इसकी लीडरशिप, जैसे अमेरिकन वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे अमेरिकन क्या करते हैं, वो कहते हैं उसका ठेका हमारे पास है। आपका मोनरो डॉक्ट्राइन, वो है क्या मोनरो डॉक्ट्राइन? मोनरो डॉक्ट्राइन यही तो था कि मैं जो मर्जी करूं इस रीजन के अंदर। फिर उसने किया भी, जैसे सोशलिस्ट को उसने इंटरवेंशन करके हटाया। साल्वाडोर एलेंडी को अमेरिकन ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हटाया चिली के अंदर 1970s के अंदर, ठीक है जी। तो अगर कोई ऐसा लीडर अग्रेसिव आता है जो कि मिस कैलकुलेशन करता है और कहता है कि पाकिस्तान ने कौन सा रिटेलिएट करना, और लिमिटेड वॉर की सूरत में फिर आपका डिटरेंस फेल हो सकता है। और डिटरेंस फेल होने की वजह से क्या होगा, एक वॉर हो सकती है और वो वॉर बड़ी फायर्स हो सकती है। चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप, जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना का राइज हुआ है ग्रेजुअल। चाइना का क्या हो गया, राइज हो गया। पहले चाइना जो था वो 3 से 4% ऑफ ग्लोबल इकॉनमी उसका शेयर था। 1970 से जियोपिंग के जो रिफॉर्म्स हैं उसके बाद क्या हुआ, उनका राइज होना शुरू हो गया इंटरनेशनल एरिना में, इकॉनमिक राइज। फिर हम देखते हैं कि जनाब ओ बोर, फिर हम देखते हैं कि दोबारा एक न्यू कोल्ड वॉर चल पड़ी है। और फिर उस कोल्ड वॉर में जो इंडियंस हैं वो फिर चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस अपना एसेट समझ रहा है इंडिया को और अल्टरनेटिव समझ रहा है, क्योंकि इंडियंस जो हैं डेमोक्रेटिक भी हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेट। उसके बाद उनके पास मार्केट भी है, इकोनॉमी की बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट उनकी। और उसके बाद उनके पास पॉपुलेशन का और साइज़ भी उनका बड़ा है। तो अगर फ्यूचर के अंदर ये जो दो स्प्लिट हो जाते हैं टोटल, और पाकिस्तान चाइना का, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक तो क्या हुआ है
न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा हुआ, और जो इंटरनेशनल पंडित्स हैं वो कहते हैं कि न्यूट्रलिटी पाकिस्तान बरकरार रख नहीं सकता क्योंकि उसके पास इकोनॉमिकली बहुत वीक है, पाकिस्तान डिपेंडेंट है। अगर ये दो अलाइंस पक्के पक्के बन जाते हैं तो उसका नतीजा ये होगा फिर अमेरिकन मीडिएटर नहीं रहेगा दोनों के दरमियान। तो जब अमेरिका मीडिएटर नहीं रहेगा तो और इनकी आपस में राइवलरी है दोनों की, तो फिर कोई मिस कैलकुलेशन से डिटरेंस फेल हो सकती है। अगर कोई टू फ्रंट वॉर डायलीमा होता है इंडिया को, तो ये फेल हो जाएगी और एक मैसिव किस्म की क्योटिक वॉर भी शुरू हो सकती है जो कि फिर सब कुछ ख़त्म कर देगी। तो क्या कर सकता है जो डिटरेंस का फेलियर लेके आ सकता है, वो है जनाब न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक। जब आप किसी भी कंट्री की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करते हैं ना, तो वो कंट्री क्या होता है, फिर उस कंट्री को स्केप्टिक हो जाता है दूसरे कंट्री की जो इंटेंशंस होती हैं, और वो ये समझना शुरू कर देता है कि जनाब इसका अब जो इंटेंशन है वो ये है कि वो मेरे न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना चाहता है, ताकि क्या करे, कोई अटैक करे और फिर मुझे कनकर करना चाहता है। तो इस तरीके से भी डिटरेंस फेल हो सकती है। और जो पांचवा तरीका है जो कि अभी अभी हो रहा है वो ये है कि अगर आप न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेके आएँ तो क्या हो सकती है, जो डेटरेंस है वो क्या होगी जनाब, फेल हो जाएगी, हो सकती है फेल, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे रिसेंटली S-400 अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर किसने लगाया है, अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया ने लगाया अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये रशियन मेड है। तो ये डिफेंस सिस्टम जब आप लगाते हो तो अगली स्टेट फिर कॉशियस हो जाती है और फिर इससे क्या हो जाता है, जो स्टेट इसको लगा रही है वो भी इम्बोल्डन हो जाती है, वो भी ब्रेव हो जाती है कि दूसरी तरफ से आने वाले न्यूक्लियर वेपन्स को मैं तो टैकल कर लूँगा, मेरे पास तो डिफेंस स्ट्रक्चर है ना, लेकिन उसके पास नहीं है। तो फिर मैं अगर न्यूक्लियर अटैक कर भी देता हूँ या फिर मैं अटैक कर भी दूँ कोई कन्वेंशनल वो, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास डिफेंस सिस्टम है। तो फिर ये जो इंक्लूजन है इसका साउथ एशिया के अंदर, ये डिटरेंस के फेलियर का बायस बन सकता है। तो कंक्लूजन हमारा इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है जनाब, कंक्लूजन ये है कि S-400 का जो इंक्लूजन हुआ है इंडियन की तरफ से और उनका इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना या फिर इसको इस्टेब्लिश करना है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ये डिटरेंस के लिए ख़तरा है। फिर दूसरी बात यह है कि डिटरेंस काम तो करती रही है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, लेकिन कन्वेंशनल वॉर को ये डिटरेंस जो है वो उसके तनाजुर में या उस कंटेक्स्ट में ये फेल हो गई है, क्योंकि हमने 1998 के अंदर 28 मई को यौम तकबीर को बोलते हैं, हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्या किया, हमने उनका डिटोनेशन किया, हमने एक्सप्लोड किया और दुनिया को बताया कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। इंडियंस ने इंडियंस के रिस्पॉन्स में किया, तो दोनों के दोनों पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायरिंग स्टेट्स बन गए। लेकिन उसके बावजूद होता यह है कि 1999 के अंदर कश्मीर के ऊपर उनकी क्या हो जाती है जनाब, वॉर हो जाती है, और वॉर जो होती है वो कन्वेंशनल होती है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कन्वेंशनल लेवल पे एक इस रीजन के अंदर वॉर को रोकने में नाकाम हो गए। दूसरी बात, इस रीजन साउथ एशिया के अंदर आपका डिटरेंस इंडिया और पाकिस्तान में फेल हो सकता है, क्योंकि अगर USA और चाइना के जो कोल्ड वॉर की टाइप के ब्लॉक बन गए जिसमें पाकिस्तान फिर चाइना के जो ब्लॉक के अंदर उसकी अम्ब्रेला के नीचे आए और इंडिया USA की अम्ब्रेला के नीचे आए, तो फिर मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ये डिटरेंस फेल कर सकते हैं। फिर तीसरी बात है टेररिज्म भी एक क्या है, ये डिटरेंस को फेल करवा सकता है। और चौथा जो बढ़ता हुआ नेशनलिज्म है, जो हिंदुत्व का डॉक्ट्राइन है इंडिया के अंदर, हिंदुत्व, ठीक है जी, ये भी क्या कर सकता है, ये भी कोई मिस कैलकुलेशन करवा के डिटरेंस का फेलियर करके एक न्यूक्लियर वॉर को लेके आ सकता है। तो क्या होना चाहिए जनाब, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। उनको अपना जो पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहिए, जो भी उनके मसाइल हैं, जैसे सर क्रीक, ठीक है, ये मसाइल है, बैराज का, वोलर बैराज का उनका मसला है,
ठीक है जी। कोई वाटर का इशू है या फिर कोई और इशू है, कश्मीर का इशू है, कोई भी इशू है, इसको क्या करना चाहिए, इसको उन्हें क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए बड़े आराम से। और उसके साथ साथ जनाब दोनों कंट्रीज़ को ट्रेड को बिल्ड करना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस हो इनका ट्रेड के साथ, और ट्रेड के साथ इनके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंस वॉर को कम करती है और ये जो फ्यूचर के अंदर कोई कैटास्ट्रोफी होने का खतरा है ये आपका कम हो सकता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी